सब्सक्राइब की भूख प्यास तड़प लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वो लाल लाल जो दिख रहा है उसको टीपेंगे तो काला काला हो जाएगा, उसे कहते हैं सब्सक्राइब करना। अभी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो ये जो टॉपिक है वो स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स वगैरह के एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होते हैं। तो चर्चा करें कैसे कैसे संविधान की सभा की मांग कैसे हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, कैसे कैसे संविधान सभा हमारा काम करता था। इसके अलावा संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थीं, क्योंकि संविधान बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे कमेटीज़ बनाई गई थी जिनका एक अपना अपना काम था। तो सारी कमेटियां अपने अपने काम को करने के बाद में मिल करके संविधान के किसी हिस्से में उसको जोड़ा जाता था। फिर संविधान का प्रभाव में आना, कैसे वो प्रभाव में आई। संविधान का प्रवर्तन जब हुआ तो कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही, और कौन कौन से 26 जनवरी 1950 को, मतलब पूरी तरीके से लागू हो गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था तो उस समय कौन कौन से हिस्से स्वतः परिवर्तनीय हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में कुछ आवश्यक तथ्य को भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रयास रहेगा कि 1 2 3 4 और कुल मिला के 5 पेज हैं, तो 1 से सवा घंटे में ही फटाफट पढ़ते जाएं इसको। इसमें खाली रीडिंग करना है। इफ़ आपके पास लक्ष्मीकांत की पुस्तक हो देन यू कैन सी लेसन 2। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फिर से 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग को रखा था, जो कि एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला पैरा, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया,
लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं क्या थीं, यानी कैबिनेट मिशन योजना, इसकी क्या विशेषताएं थीं? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो 389 में से 296 जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के पास गया और 93 सीटें देसी रियासतों के पास आ गई। तो हो गया ये 6 3 9 9 2 18 2 1 3 389 तो हो गए कंप्लीट। 389 ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। तो 296 में से 294 जो हैं वो 11 प्रांत के गवर्नर 11 गवर्नरों के प्रांतों से लिया जाना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। यानी 2 प्रकार के प्रांत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, 2 प्रकार के प्रांत, एक जो गवर्नर के उसमें शासित थे और दूसरा जो मुख्य आयुक्त के अधीन शासित थे। तो मुख्य आयुक्त के अधीन शासित 4 प्रांत थे। तो उन चारों प्रांत से एक एक सदस्य आता और 296 सदस्य जो हैं और 292 सदस्यों का चयन हो जाएगा जो 11 प्रांत हैं वहाँ से। मीन्स कि उस समय जैसे अभी समय 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस समय क्या 11 प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्त वाले क्षेत्र थे, प्रांत थे। तो मुख्य आयुक्त वाले प्रांत से एक एक सदस्य, तो 4 सदस्य आ गए और 292 11 प्रांतों के जो गवर्नर से गवर्नड स्टेट्स थे वहाँ से हो गए। तो 296 प्रांतों से और कितने 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो इस प्रकार से 389 लोगों को लिया जाना था संविधान सभा में, जो कि नवंबर में गठित हुआ था संविधान सभा। तो उसमें 389 सदस्य थे। दूसरा, हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ठीक ना, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर। चौथा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो ये 5 बातें थीं किसमें, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो अप्रत्यक्ष रूप से
जो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए नहीं थे, बल्कि जनता अपने प्रांत के असेंबली के सदस्यों का चुनाव की थी और उस प्रांत के असेंबली के सदस्य जो हैं वो अपने प्रांत में जनसंख्या प्रति 10 लाख की आबादी के ऊपर एक व्यक्ति का चयन करती, जो संविधान सभा में जाकर के उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में अपने विचारों को प्रस्तुत करते। तो और जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, ठीक ना। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हो गया। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु जो चुनाव होने थे वो हो गए थे, क्योंकि बाकी जो 93 सदस्य हैं वो आने थे देसी रियासतों से। तो उसमें चुनाव क्या है, वो तो नामांकित है, जो रियासत के जो हेड हैं तो वो नामांकित कर देंगे, अपना कोई प्रतिनिधि भेज देंगे संविधान सभा में कि हमारे देसी रियासत की ओर से ये संविधान सभा में बातों को रखेंगे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी 296 जो सीटें हैं, तो उन 296 में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। तो कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अदर्स को मिले थे 15 सीटें। तो इसको ऐड कर दें तो 8 3 11 5 16 7 1 8 1 9 और 2, यानी 296 जो सीटों पर हुआ था उसमें से 208 मिले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मिले थे मुस्लिम लीग को और 15 मिले थे अन्य छोटे समूह के सदस्यों को। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो साथ में उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। अब देखें संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो पहली बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, मतलब 208 तो कांग्रेस के सारे आ गए और 3 कहाँ के, 3 सदस्य हो जाएंगे कहाँ से, देसी रियासत से हो सकते हैं 3 सदस्य। तो इस प्रकार से 211 लोग आए थे, हिस्सा लिए थे। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे ये बाद में, और कब, तो 9 दिसंबर की पहली बैठक में। लेकिन 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो अध्यक्ष तो सभी को याद होता है, लेकिन उपाध्यक्ष नाम है डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर V.T. कृष्णामाचारी
तो ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वही जिसे प्रियम्बल बाद में बना दिया गया था। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मेरी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। यही जो प्रस्तावना है वो उसको कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, मतलब कि तीसरी बैठक में। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया क्या क्या कहा गया, तो 8 बातें इसमें कही गई। पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तो ये कहा गया किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पांचवा, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां, संघ की एकता को अक्षुण्य बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आठवां, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन है, क्योंकि पता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो थे उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग बड़ा तड़फड़ा रही थी, तो माउंटबेटन योजना पहले ही आ गई, मतलब 3 जून को ही पेश हो गया 1947 को। तो उसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी 2 महीने बढ़ा दिया गया। तो वही जब उद्देश्य मतलब ये आ गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
तो उसके बाद से संविधान सभा के जो गठन थी उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, क्योंकि पहले ही 389 जो सदस्य थे उसमें से 73 सदस्य चुन के आ गए थे मुस्लिम लीग से, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो उसके बहिष्कार करने के कारण मुस्लिम लीग जब आ नहीं पाई थे तो सीधा 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसमें थे, और 208 सीटें ये और 3 सीटें थीं देसी रियासतों की। तो कुल मिलाकर के 211 लोग पहली बैठक में आए थे। लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया तो उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसमें चेंज आ गए थे। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लें। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए हैं। तो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो शामिल हो गए थे बाद में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते थे। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। तो 299 आ गई थी बाद में, 389 से 299, 90 सीटें कम। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई, 296 से 229 हो गई, और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। तो पहले कुल 389 इसके स्थान पर हो गए 299, और प्रांतों से 11 प्रांतों से जो थे 296 पहले, वो अभी इस समय हो गए 229, और देशी रियासतों की संख्या जो 93 थी वो घट करके हो गई 70। ये कम कैसे हो गए? क्योंकि पाकिस्तानी वाले क्षेत्र में जो चले गए तो वो कम हो गए। फिर 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या उसमें दिया गया है कि 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार कौन कौन से सदस्य थे। तो क्या अन्य कार्य, यानी हमारे संविधान सभा की कार्य प्रणाली में अन्य कार्य क्या थे? तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। जैसे पहला, इसने मई 1949 में
राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अच्छा, एक और है, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। तो 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ, प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थीं? संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समितियां थीं। तो 8 बड़ी समितियां थीं, अन्य छोटी समितियां थीं। बड़ी समितियां तो एक संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो पहले संघ शक्ति, तो संघ है पूरा संघ, उसकी शक्ति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। और एक बहुत सारे काम, जैसे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता समिति, तो सरदार पटेल इसके थे। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थीं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, तो इसके JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति तो HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई थे इसके। फिर छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति जो थी उसके थे AV ठक्कर। और 5वां उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। फिर अगली जो बड़ी समिति है वो है प्रक्रिया नियम समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति है वो थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति के अध्यक्ष। छोटी समितियां कई सारी थीं, जैसे वित्त एवं कर्मकारी यानी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक यानी क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति तो B पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति
नलिनी रंजन सरकार। फिर भाषाई प्रांत आयोग, S.K. डार। प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति, उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति, S. वरदाचारी। अब प्रारूप समिति अलग से देखें तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला तो 7 सदस्य थे इसमें, तो अध्यक्ष को लेकर के 7। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा N. गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव जो हैं वो B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। और साथ में T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। तो पहला फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ, फिर 8 महीनों के बाद में अक्टूबर 1948 में फिर से प्रकाशित हुआ प्रारूप जो संविधान का था, यानी फॉर्मेट या जो ड्राफ्ट था संविधान का, वो पेश किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। अब संविधान का प्रभाव में आना। B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। एकदम लास्ट में नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपने तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु
की संज्ञा भी दी जाती है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ, 324 भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, 367 366 जो है परिभाषाएं, 367 निर्वाचन से संबंधित बातें, 379 380 388 391 391 392 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान की आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान की आलोचना की है। 6 इसमें बातें हैं। संविधान की आलोचना के 6 बिंदु। पहला, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं थी क्योंकि आबादी करीब 40 करोड़ की थी और हिंदू मुस्लिम दंगे और तनाव, फिर आज़ादी, ये सारे मुद्दे काफ़ी गंभीर थे। तो ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या में चुनाव करा पाना आसान बात नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, संचार की कमी थी, तो इन सब को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि चुनाव करवाया जा सकता था उस समय। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। तीसरा, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया। हाँ, तो पूरा जो अधिकार वाला पोर्शन है उसको छोड़ भी तो दिया था। नन्हा सा संविधान है अमेरिका का, भारत का इतना मोटा संविधान है, पूरा बेयर एक्ट है, कहाँ से 4 महीने में होगा। और इतनी सारी दिक्कतें, समस्याएं, विविधताएं, टेंशन्स, ऐसे में मुस्लिम लीग अलग से तड़फड़ा रही थी, कहाँ से हो पाता। 4 महीना ऐसा बेकार की आलोचना, समय की बर्बादी। 3 साल में इतना बड़ा संविधान बना दिया, आसान बात है, समय की बर्बादी। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवाहन समिति कहा है। कहाँ है भैया। चौथा, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है।
सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में 389 सीटों में से जो 296 थी प्रांतों से और 93 थी देसी रियासतों से। तो 296 में से कांग्रेस को मिला था 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिला था 73 सीटें और अन्य छोटे छोटे गुटों को मिला था 15 सीटें। तो ऐसे में एक बड़ा तो था ही, तो उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी, जाहिर सी बात है उसको मिलेगा। दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी तो उसको भी तो मिला 73। बेकार का आलोचना। पांचवा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसके जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। छठा, हिंदुओं का प्रभाव। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अब आवश्यक तथ्य। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया। दूसरा, सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरा, H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। चौथा, L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। पांचवा, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि टेलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाह में यानी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। छठा, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मंदलाल बोस और बेऊहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बेऊहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। आठवां, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया। तो ये है इस पे पूरे संविधान का निर्माण का चैप्टर। संदर्भ सूची 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949।